हेलो स्टूडेंट, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रेविटेशन का वन शॉर्ट वीडियो जो कि क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 10 है। ग्रेविटेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ में जो ग्रेविटेशन के बारे में जो मेन जानकारी दी थी वो एक महान साइंटिस्ट इज़ाक न्यूटन ने। इज़ाक न्यूटन एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ऑथर, हिस्टोरियन, थियोलॉजियन और फिलोसफर भी थे। आज से 350 साल पहले की बात है, 1665 में, जब उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। तो एक बार वह अपने बाग में खेल रहे थे और खेलने के बाद थक जाने पर वह एक एप्पल ट्री के नीचे रेस्ट करने के लिए बैठ गए। और जब वह एप्पल ट्री के नीचे बैठकर रेस्ट कर रहे थे तो कुछ समय बाद उनके सर पर एप्पल गिरा और वो बहुत सोच में पड़ गए कि आखिर ये सेब लेफ़्ट क्यों नहीं गया, ये सेब राइट की तरफ क्यों नहीं गया, ये ऊपर से नीचे ही क्यों आया। तो इस तरह से सोचते सोचते उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया कि जो अर्थ में कुछ ना कुछ ऐसी पावर है जो ऊपर वाली चीज़ों को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। और उन्होंने आगे बताया, द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट टवार्ड इट्स सेंटर, कि अर्थ सभी वस्तुओं को अपने सेंटर की तरफ, अपने केंद्र की तरफ खींचती है। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टवार्ड इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। और जिस शक्ति के साथ वह चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी कहते हैं। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर विद ए सर्टेन फोर्स, कि हर ऑब्जेक्ट जो इस पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स में है एक दूसरे को एक फोर्स के साथ खींचता है। द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। और उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि न्यूटन ने दिया था, इज़ाक न्यूटन ने। इस लॉ को समझने के लिए हम इसके डेफिनेशन को, इस लॉ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं इस लॉ को रीड आउट कर देता हूँ। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, ने कहा है कि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है विद ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उस फोर्स से करती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। सबसे पहले हम 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1 है, सेकंड का मास m2, यानी कि दोनों के डिफरेंट मास हो सकते हैं। तो हमने पहले के मास को m1, दूसरे को मास को m2 मान लिया। और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको r से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। लॉ में बताया गया है कि, जिसका लॉ है कि फर्स्ट पार्ट में, कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो फोर्स प्रोपोर्शनेट के साइन को इस तरह से लिखा जाता है, m1 क्रॉस m2, m1 क्रॉस m2 प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फर्स्ट हो गया। कहने का मतलब, अगर तो इन दोनों के मास का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, अगर m1 मल्टीप्लाई m2 कम होगा तो फोर्स भी कम होगी। सेकंड पार्ट जो इस लॉ का है वो हमें बताता है, फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, कि यानी कि जो फोर्स होती है, जिसे हम लिख लेते हैं F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली मतलब अगर r की वैल्यू ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम है दोनों बॉडी के ऑब्जेक्ट में तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब इन दोनों जो हमने लिखी हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर कंबाइन करें तो फोर्स का, दोनों का
फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब अगर हमने बीच में प्रोपोर्शनेट का साइन हटाना है तो हम क्या लगाएंगे, F इक्वल जी एक कांस्टेंट है। जब भी प्रोपोर्शनेट का साइन हटाना हो तो हम इक्वल डालना हो तो हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है, फिजिक्स हो या कोई डेरिवेशन हो। तो जी एक तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा बनेगा F इक्वल जी मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन आर स्क्वेयर। और इसमें जो जी की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ये यूनिवर्सल होती है, यानी कि इसका ओनली अर्थ तक लिंक नहीं है, सभी प्लैनेट में जो ग्रेविटेशनल की वैल्यू होगी वह कांस्टेंट होगी। तो ये कैपिटल जी, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा जाता है, और इसके अलावा इसे न्यूटन कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी यही है कि इट इज़ ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्योंकि इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। सेकंड नंबर पर इसकी प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज, यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स हो, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है, ये जो दो अलग अलग बॉडी है, मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, तो उनके बीच में जो भी मीडियम होता है उस पर ये जो जी है डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि इट आल्सो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मासेस ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर इसका मास m1 या m2 जो भी इनके मासेस हो गए, मान लो ये 10 kg या 5 kg या जितना भी इसका अलग अलग मासेस है, जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो उनके मासेस पे डिपेंड नहीं करती, और ना ही जो है इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उस पर ग्रेविटेशनल की वैल्यू डिपेंड करती है। और अगर हम इसकी यूनिट की वैल्यू निकालें, इसका ऐसे यूनिट या यूनिट क्या होगा इसका, तो उसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, आर स्क्वेयर इधर शिफ्ट कर दें मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर, और जो m1 m2 इसके अपॉन में चले जाएंगे, m1 मल्टीप्लाई m2, और यहाँ पर क्या रह गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको पता है इसमें फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होगा, न्यूटन। आर क्या है, डिस्टेंस है, आर को हमने डिस्टेंस माना हुआ यहाँ पर, तो डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, और इसके अलावा मास का अगर हम ऐसे यूनिट की बात करें तो मास का ऐसे यूनिट क्या होगा, केजी, मास का ऐसे यूनिट केजी। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर फिल करते हैं, एफ की जगह पे हमने न्यूटन फिल कर दिया, आर की जगह पे हमने मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। नीचे दो बार मास है तो दो बार यहाँ पर केजी फिल करें तो केजी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसी यूनिट जो जी का है वो क्या बन जाता है, ऐसे यूनिट जी का बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चाहे इसे आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। और जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू थी वह बात 1798 में लॉर्ड हेनरी ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसकी वैल्यू को बताया था। उसने क्या किया था, एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड लिया जो ऐसे लटकाया किसी चीज़ के साथ जो कि डेलिकेट था, और एक रोड के साथ दो लेड की बॉल लगा दी। और जब ये आपस इसको लटका दिया गया तो इसमें कुछ टाइम बाद जब उसने देखा कि डिफ्लेक्शन हुआ तो उन दोनों के बीच की फोर्स को मेज़र किया गया। तो अब उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसे इन दोनों बॉल का मास भी मालूम था और इसके बीच का डिस्टेंस भी मालूम था। तो फोर्स भी पता, मास भी पता और इनका डिस्टेंस भी पता, तो उसकी कैलकुलेशन के बाद उसने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को निकाला। तो आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू आई थी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी अगर दो बॉडी हैं तो वो आपस में एक दूसरे को
अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला हमने किया था F इक्वल G m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। फोर्स G क्या है? G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 ऑब्जेक्ट का मास, m2 सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, d डिस्टेंस मतलब उनके बीच में जो दूरी है उसका स्क्वायर। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमें बताती है कि इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें अपने आप को खींचती हैं। सेकंड है कि वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि ये आपस में एक दूसरे को, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे को खींच रही हैं। तो अगर ये दो ऑब्जेक्ट आपस को खींच रहे हैं तो कभी आपने देखा कि अपने आप यहाँ पर दो मान लो अलग अलग स्टोन पड़े हो तो अपने आप अट्रैक्ट होंगे, अपने आप एक दूसरे के पास जाते हैं? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनमें फोर्स तो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा वीक फोर्स है कि अपने आप एक दूसरे की तरफ ये खिसकते नहीं हैं जबकि फोर्स लगा रहे होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब है ये जो लॉ है ये हर जगह पे अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर, मार्स पर, हर जगह पर अप्लाई है जी। सेंट्रल फोर्स, इसकी प्रॉपर्टी में हम ये करेंगे कि ये जो फोर्स है फोर्थ नंबर पर है हमारा ये सेंट्रल फोर्स, कि ये ऑब्जेक्ट के सेंटर से अप्लाई होती है। यानी कि जब दो बॉडी का डिस्टेंस देखा जाता है तो ऐसे नहीं, तो बिल्कुल सेंटर से देखा जाता है कि ये फोर्स जो होती है उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में जो डिस्टेंस होता है उसी पे ये फोर्स अप्लाई होती है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है कि ये जो फॉर्मूला होता है वह फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं? F इक्वल टू G m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हुआ। मास के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेकिन उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे लॉन्ग रेंज लॉ। लॉन्ग रेंज लॉ मतलब क्योंकि जो इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बहुत दूर तक, इसका जो डिस्टेंस होता है बहुत दूर तक होता है, लॉन्ग होता है। जैसे हमें पता है कि मून, अब यहाँ पर अर्थ और मून का डिस्टेंस देखा तो बहुत ज़्यादा होता है, कितना होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए अर्थ और मून में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। नेक्स्ट हम करते हैं फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका हैवी बॉडी और लाइट बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई लड़का जैसे ये कुछ हाइट पर खड़ा हुआ है, अगर ये किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता है यानी कि ऊपर से छोड़ता है, फोर्स नहीं लगाता, सिंपल ड्रॉप करेगा, ऊंचाई से उस बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप करता है, तो हम देखते हैं कि उस बॉल की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसमें लगातार चेंजेस आता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आएगा। जो बॉल होगी टवार्ड डाउनवर्ड होगी, वर्टिकल डाउनवर्ड आएगी, तो इसमें जो भी चेंजेस आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। हमें पता है कि अगर चेंज इन वेलोसिटी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से जो इसमें जो चेंज आया ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, इसकी स्पीड में जो चेंज आएगा, अगर एक हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फ्री फॉल ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्पीड में जो चेंज आता है हम उसे क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि स्पीड की चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये जो चेंज इसकी स्पीड में हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, इसलिए इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फ्री फॉल का मीनिंग ताकि आप नोट्स तैयार कर पाओ। फ्री फॉल के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं? द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। यानी कि अगर कोई चीज़ अर्थ की तरफ, एक हाइट से अर्थ की तरफ आ रही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर, उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में आप लिख सकते हैं द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अर्थ की ग्रेविटेशन के कारण जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और ग्रेविटी के बारे में आप लिख सकते हैं ग्रेविटी इज ए फोर्स दैट अट्रैक्ट ए बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी एक तरह की फोर्स है जो कि किसी बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अब इफ़ेक्ट देखते हैं कि ये जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन करती है ऑब्जेक्ट की स्पीड में, वह हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट पर किस तरह का असर देती है। इस टॉपिक को भी क्लियर करना ज़रूरी है। जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा या फिर लाइट ऑब्जेक्ट होगा, दोनों पर एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी होती है उनकी वैल्यू का सेम इफेक्ट होता है। इसको हम इस लड़के के डायग्राम से समझते हैं। अगर ये लड़का हाइट पे खड़ा होकर एक बॉल को नीचे की तरफ फेंकता है और एक हाथ से किसी पेपर को नीचे की तरफ थ्रो करे, दोनों सेम टाइम पर वो थ्रो करे, तो हम देखेंगे बॉल जो होगी वो जल्दी पहुंचेगी नीचे और जो पेपर होगा उसे समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन जबकि हम कह रहे हैं कि ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, कांस्टेंट होती है, वो दोनों सेम ही स्पीड से नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट करती है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल बॉडी के लिए सेम है तो दोनों अलग अलग टाइम पर क्यों नीचे ड्रॉप होते हैं। रीज़न इसका ये है कि ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, फिक्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन होता क्या है, जो पेपर होता है उसको में रास्ते में कौन आता है, एयर्स। तो आप कहोगे बॉल के रास्ते में भी तो एयर आई है। इसका रीज़न ये होता है कि जो पेपर का सरफेस एरिया होता है वह उसके मास के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होता है, जबकि बॉल का मास ज़्यादा है और उसका सरफेस एरिया कम है। और इसे कहते हैं एयर रेसिस्टेंस। जो एयर रेसिस्टेंस होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। जैसे हमें पता है फ्रिक्शन जो होती है वो फोर्स से एक ऑपोजिट फोर्स होती है, उसी तरह से जो एयर रेसिस्टेंस है वह ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है और जो एयर रेसिस्टेंस है ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसके कारण जो पेपर है वो स्लो स्पीड के साथ नीचे की तरफ गिरता है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पर एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा काम करती है और जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उन पर एयर रेसिस्टेंस कम काम करती है। लेकिन फिर भी हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से करके देख सकते हैं। पेपर का पीस है सेम स्पीड के साथ नीचे आएगा। अगर हम कोई बॉक्स लें और उसको वैक्यूम पंप से उसकी जो एयर है वो बाहर निकाल दें, उसकी एयर हम बाहर निकाल दें, और अगर इसके अंदर हम बॉल और पेपर को यहाँ से अगर ड्रॉप करेंगे तो दोनों सेम स्पीड के साथ ही नीचे आएंगे। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट आप और कर सकते हो। जैसे अगर आप किसी नोटबुक या पेपर को नीचे की तरफ फेंकते हैं, आप देखोगे नोटबुक पहले पहुँचेगी, पेपर बाद में। तो आप घर में कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिना वैक्यूम यूज़ किए कि हमें ये क्लियर हो जाए कि दोनों चीज़ें, चाहे वो लाइट वेट है चाहे वो हैवी वेट है, सेम स्पीड से नीचे आए। जिस स्पीड से बुक को हम ड्रॉप करते हैं वो नीचे आए, उसी स्पीड से पेपर एक साथ नीचे आने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ये नोटबुक है, एक बार तो इन दोनों को अलग अलग ड्रॉप करके देखें और दूसरी बार क्या करें, आप उस पेपर को नोटबुक के ऊपर ऐसे रख दें और अब उसको थ्रो करके देखें, दोनों एक ही स्पीड से नीचे आएंगे। रीज़न क्या होता है, अब क्या होगा, जो पेपर होगा, ये जो पेपर है ये इसके एयर को कॉन्टैक्ट को रोक देगा, क्योंकि जो एयर होगी वो बुक से टकराएगी, पेपर से नहीं टकराएगी। तो इसलिए दोनों एक ही स्पीड से नीचे आएंगे। अब नेक्स्ट हम ग्रेविटी की वैल्यू को निकालते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। लास्ट वीडियो में हमने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे का फॉर्मूला बताया था कि वो होता है फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी, यानी कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यूनिवर्सल, और m1 ये दो ऑब्जेक्ट के मास हो गए, m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो और एक सिंपल ऑब्जेक्ट हो, जैसे स्टोन हो गया, और एक अर्थ है, तो हम उसके मास को क्या लिखते होते हैं, फिर कैपिटल M के साथ डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला फिर कैसे बनेगा, F इक्वल अर्थ का मास और एक ऑब्जेक्ट का मास, और अपॉन जो डिस्टेंस की जगह पर फिर क्या लिया जाता है, रेडियस लिया जाता है। जो अर्थ होती है, अर्थ उसके बिल्कुल सेंटर से जो उसका रेडियस बनता है उसको नीचे लिखते हैं, उसको डिस्टेंस माना जाता है, क्योंकि जब भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक होती है। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, जो कि फोर्स बताएगा अर्थ के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। एक फोर्स का फार्मूला हमें और पता है जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से पता चला था,
मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। और इसमें जो ग्रेविटी की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाट, जिसे कि हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक ही जगह पे स्मॉल जी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी का स्मॉल लेटर का जी, जी। एक तो फोर्स का फार्मूला, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, और ये कौन सा फार्मूला है, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग फोर्स से फोर्स कट कर दे तो हमारी क्या सिचुएशन बन जाती है, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं m मल्टीप्लाई जी इक्वल m मल्टीप्लाई m अपॉन r स्क्वेयर। अब यहाँ से जो स्मॉल लेटर वाला m है उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ग्रेविटी की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, तो हम देखते हैं फिर ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, अपॉन r स्क्वेयर इक्वल 1 अपॉन स्मॉल m। ये स्मॉल m कहाँ से आया, यहाँ से, तो m से m कैंसिल हो जाता है और हमारे पास ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बचता है फिर, जी m अपॉन r स्क्वेयर। अब जो ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसमें तीन, एक तो जी है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वीडियो हम पहले इसके बारे में लास्ट वीडियो बन चुकी है। एम क्या है, कैपिटल एम, ये अर्थ का मास है, ये भी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि अर्थ का मास तो चेंज होगा नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होती। ये क्या है, आर रेडियस, अर्थ का रेडियस भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो यहाँ पर हम इन तीनों की वैल्यू फिल कर लेते हैं। जी की वैल्यू क्या थी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू क्या थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और ये क्या है, मास, मास किसका, अर्थ का मास, तो अर्थ के मास की वैल्यू क्या होती है, 6 इंटू 10⁻24 kg। और अपॉन हमने जी की वैल्यू फिल कर ली, कैपिटल एम की नीचे रेडियस की वैल्यू फिल करनी है। जो अर्थ के रेडियस की वैल्यू भी फिक्स होती है, जो होती है 6.4 इंटू 10⁻6। और आर का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर डाल लेंगे। तो यहाँ से इसका ऐसे यूनिट हटा देते हैं केजी, कि हमने सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें कैलकुलेशन करने की बहुत मुश्किल लग रही देखने में, लेकिन कोई कुछ मुश्किल नहीं है। आप क्या करें, जो 10 के अलावा डिजिट है उन्हें अलग उतार लें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं g इक्वल टू 6.67, उसके बाद क्या है, 6 है, अपॉन में क्या है, अपॉन में या 6.4 दो बार लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 6.4 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। अब 10 का अलग से टेबल यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। 10⁻⁻11 है, लिख लिया। 10⁻24 है, इसे भी लिख दिया। 10⁻6 थी और बाहर 2 है, तो 10 कितनी हो जाएगी, 6 2 का 12, क्योंकि 10⁻6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻12। अब ये जो कैंसिल होगा 10⁻12 10⁻24 से, तो कितना आएगा 10 ये जो पार्ट्स होती हैं ये माइनस होती हैं, आप ऐसे ही नहीं कट कर सकते 12 2 का 24 नहीं। जब पार्ट्स होंगी ऊपर सर्ट्स का जो रूल्स होता है, पार्ट्स माइनस होती हैं अगर डिवाइड में सेम नंबर की हो तो यहाँ पर क्या आएगा, 10⁻12 बचेगा। और ये मल्टीप्लाई में है, तो एक की पार्ट्स माइनस में, एक की पार्ट्स प्लस में है, तो 10⁻1 आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल 10 या कह सकते हैं। और इधर जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं, इसको एक बार इनका भी पॉइंट कैंसिल करते हैं। 6.67 इंटू 6, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, और नीचे है 64 इंटू 64। अब पॉइंट तो हटाए हैं, इनका इफेक्ट भी तो लेना पड़ेगा। यहाँ से कितने पॉइंट हटाए हमने, 2, तो इसके नीचे लिखेंगे 100। यहाँ से कितना, एक पॉइंट यहाँ से हटाना पड़ा, एक यहाँ से, 2 बार हटाने पड़े, तो यहाँ पर 2 बार 10। तो आपने याद रखना है जब पॉइंट्स हटाते हैं तो ऑपोजिट साइड हमने 1 0 का इफेक्ट लेना होता है। इसका पॉइंट हटाया तो इसका 100 नीचे, इन दोनों का हटाया तो इनके 10 ऊपर की तरफ,
तो ये 0 से 0 कैंसिल, इसकी 1 0 1 0, इनके ऊपर 10 बचा। और इनकी कैलकुलेशन जब करेंगे, इनको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ रहा है 0.977, कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है। और इधर क्या बच रहा है 10। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9.77, अगर इसको राउंड करें तो 9.8। और ये ग्रेविटी की वैल्यू है, यानी कि एक तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसका जो एसआई यूनिट हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये माइनर सा वेरी करती है, जैसे हिली स्टेशन पर या अलग अलग स्टेशन पर थोड़ा बहुत इसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम इसको जब सम सोल्व करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही किए जाते हैं। जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मास और वेट। मास किसे कहते हैं, वेट किसे कहते हैं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं मास की। अगर इसकी डिफाइन की बात करें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। यानी एक तरह से जो मास होता है, एक मैटर है जो कि किसी बॉडी में कंटेन होता है, और इसको हम स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर m के साथ। और अगर इसके SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट इसका होता है kg, किलोग्राम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब, स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसका कि मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। जहाँ हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। और एक बात आपने याद रखना, जो मास है इसकी सेम वैल्यू होती है एवरीवेयर। इसके बारे में नेक्स्ट लिख सकते हैं सेम वैल्यू एट एवरीवेयर। जो मास की वैल्यू होती है वो हर जगह पर सेम होती है। कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू इसकी अर्थ पर है वही वैल्यू इसकी कहाँ पर होगी, मून पर होगी, जुपिटर पर, मार्स पर इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। क्योंकि मास तो क्या होता है, मास का मतलब क्या होता है कि उसमें कितना मैटर कंटेन करता है, किसी बॉडी में कितना मैटर कंटेन करता है, तो वो तो सेम ही रहेगा। उसके बीच में जो चीज़ की मात्रा है वो तो चेंज नहीं होगी ना, तो सेम रहेगा। इसलिए सेम वैल्यू एट एवरीवेयर। दूसरा जो मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनर्शिया। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनर्शिया। अब आपको इनर्शिया का टॉपिक आपने लास्ट रीड किया हुआ, अगर नहीं क्लियर तो मैं आपको बता दूं क्या होता है इसका मतलब। तो इनर्शिया का मतलब है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहती है, और जो बॉडी मोशन में है वह मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसे आगे मूव करने के लिए अगर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। और अगर किसी चीज़ का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, क्योंकि उसको मूव करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी हमें। इसलिए हम कह सकते हैं अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसको आगे मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। अगर किसी का मास कम है उसको आगे मूव करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि जो मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनर्शिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट की। अगर वेट की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ फोर्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय ए प्लैनेट। तो ये एक तरह की फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल पुल के कारण किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है। जा सकते हैं अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, या किसी प्लैनेट के द्वारा जो भी फोर्स लगाई जाती है उसे हम वेट कहते हैं। और इसको हम W के साथ डिनोट करते हैं। और इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। इसका SI यूनिट न्यूटन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने वेट की डेफिनेशन में बात की थी कि जो वेट होता है वो एक तरह की फोर्स होती है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है एक तरह का, जो कि प्लैनेट द्वारा लगाया जाता है। इसलिए वेट और फोर्स दोनों आपस में इक्वल हुए। और फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है, तो वेट का SI यूनिट भी न्यूटन होगा, कि फोर्स और वेट दोनों इक्वल है, न्यूटन SI यूनिट। अब हम बात करते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। न्यूटन ने हमें बताया था सेकंड लॉ में कि अगर किसी मास पर फोर्स लगाई जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होता है, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आती है। तो इसका फॉर्मूला बताया था मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। इसी तरह से वेट जो होता है उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल होती है, चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ खींचा जाता है। उससे क्या होता है कि उसमें एक्सेलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस होती है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। न्यूटन के सेकंड लॉ में तो बताया गया था मास मल्टीपल एक्सेलरेशन, और प्लैनेट ऊपर से नीचे पुल करता है तो एक्सेलरेशन का रीज़न क्या होता है उस समय, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाई जी। इसका मतलब एक्सेलरेशन की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जो कि वेट में हम यूज़ करेंगे। और फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट के। तो वेट एफ की जगह पे डब्ल्यू पुट कर सकते हैं, वेट का फार्मूला बन गया एम मल्टीप्लाई जी, एम जी। तो अगर हम मास 1 kg लेते हैं, अगर 1 kg मास का अगर वेट निकालना तो कैसे निकालेंगे, 1 kg मास का वेट 1, मास 1 पुट करेंगे। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है जो हम यूज़ करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 kg मास का जो वेट होगा कितना होगा, 9.8 न्यूटन। और जो वेट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो आप लिख सकते हैं, फर्स्ट तो इनकी दोनों की डेफिनेशन है जो मैं पहले बता चुका हूँ। सेकंड, इन दोनों का एसआई यूनिट मास का केजी और वेट का एसआई यूनिट न्यूटन। मास स्केलर क्वांटिटी है और जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी। जो मास को अगर मेज़र करने के लिए हम फिज़िकल बैलेंस यूज़ करते हैं, फिज़िकल बैलेंस मतलब जो कि दोनों तरफ हम वेट रखकर उसे कुछ इस तरह से वेट कर पाएँ। फिजिकल बैलेंस होता है, यहाँ पर आप कुछ रख सकते हैं तोलने के लिए, और वहीं पे उतना कुछ वेट 5 kg या 1 kg का जितना भी आप वेट करना चाहते हो। और इसमें मेज़र बाय स्प्रिंग बैलेंस जो हमारा होता है वेट, उसको हम स्प्रिंग बैलेंस भी अर्थ के द्वारा कितना उसको खींचा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग वेट निकाला जाता है। साइंटिफिक वेट, वैसे तो हम आम बोलचाल में इसी को वेट बोल देते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में जो होता है वो ग्रेविटी के कारण जो भी फोर्स ग्रेविटी लगाती है, अर्थ ग्रेविटी लगाती है, उसको निकाला जाता है, जो कि मास मल्टीप्लाई जी करके निकाला जाता है न्यूटन में। नेक्स्ट लिख सकते हैं, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन बी जीरो, यानी कि ये जीरो हो सकता है। मास क्यों नहीं जीरो होता, कि मास मतलब अगर कोई मैटर है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मैटर है, तो इसलिए उसका मास होगा। लेकिन जब फ्री फॉल बॉडी होती है तो उसका जो वेट होता है जीरो। जब बॉडी ऊपर से मान लो गिर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग वो गिर रही है, ऊपर से गिर रही है, तो उसका वेट उस समय जीरो माना जाएगा फ्री फॉल में। नेक्स्ट लिख सकते हैं, इट इज़ ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होता है। मैंने पहले ही बताया था कि अर्थ पर, मून पर, मार्स पर, किसी भी प्लैनेट पर, अर्थ के किसी भी हिस्से पर जो मास होगा सेम होगा, क्योंकि मास जो होता है वो मैटर होता है कितना कंटेन है बॉडी में। लेकिन जो वेट होता है वह चेंज होता रहता है, अलग अलग प्लैनेट पे चेंज होगा, यहाँ तक कि अर्थ पे भी अलग अलग, अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पर, जैसे इक्वेटर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, माउंटेन पर, क्योंकि वहाँ पर जो अर्थ होती है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होती, तो इसलिए वो रेडियस जो होता है वो चेंज होता रहता है, जिसके कारण ग्रेविटी, तो वहाँ पर जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो रेडियस पे डिपेंड करती है, इसलिए उनका वेट में भी चेंजेस आता है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेशर की। जैसा कि ड्राइंग में दिखाया जा रहा है कि अगर किसी थंब के साथ किसी वुडन ब्लॉक पर दबाव डाला जाता है, कुछ ऊपर से नीचे उसकी तरफ फोर्स लगाई जा रही है अंगूठे से वुडन ब्लॉक पर, तो हम देखते हैं कि जो हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन उसमें उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, यानी कि थंब जो है वो वुडन ब्लॉक को दबा नहीं रहा, उसके अंदर नहीं जाता। लेकिन अगर इतनी ही फोर्स, जितनी फोर्स हमने इस समय लगाई है, अगर सेम फोर्स हम किसी नेल पर लगाते हैं, किसी कील पर लगाते हैं, और उसको इसी तरह से अगर हम दबाएंगे उतने ही ज़ोर से, फोर्स से, जा कह लो कोई ड्राइंग पिन हम दबा रहे हैं, तो हम देखेंगे वो जो पिन होगी वो उस लकड़ी के अंदर कुछ ना कुछ धंस जाएगी, अंदर चली जाती है। अब फोर्स तो दोनों केस में हमने बराबर लगाई, थंब नहीं गया लेकिन वो नेल चलेगी। रीज़न क्या होता है
कि जो नेल की टिप होती है, या कह लो ड्राइंग पेन की वो जो टिप होगी, उसका जो एरिया होगा वो बहुत कम होगा जितना कि हमारे थंब का था, क्योंकि वो कम एरिया के कारण उस पर प्रेशर ने ज़्यादा काम किया। इस तरह से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। जो प्रेशर होता है एक तरह की फोर्स जो लगाते हैं पर यूनिट एरिया पे काम करती है। कहने का मतलब अगर एरिया कम है तो प्रेशर का इफेक्ट हमें ज़्यादा दिखेगा। हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। अगर स्कूल बैग की बात करें तो हम देखते हैं कि जो स्कूल बैग का स्ट्रैप होता है वह चौड़ा होता है, मोटे कपड़े का बना होता है। वो स्ट्रैप इस कारण चौड़ा बनाया जाता है स्कूल बैग का, ताकि शोल्डर पर जो बैग का वेट हो वो कम प्रेशर पड़े उसका, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर कम पड़ता है फोर्स का, वेट का, कि वेट भी एक तरह की फोर्स है। और इसी के बजाय अगर मान लीजिए स्ट्रैप पतला होगा, उसकी चौड़ाई कम होगी, तो शोल्डर पर उसका प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, जिससे बच्चे बहुत जल्दी थक जाएंगे। उन्हें बैग उठाना भारी लगेगा और पेनफुल लगेगा। बैग उठाकर उनके शोल्डर पे दर्द भी होगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं जो प्रेशर होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया के। जिस बॉडी के जिस एरिया पे वो लग रहा है उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इट एक्ट। कहने का मतलब सेम फोर्स डिफरेंट प्रेशर प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो किस पर, एरिया पर, कि एरिया कितना है। तो इसलिए हम प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। और अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होगा, इसी फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ये न्यूटन आ गया। एरिया क्या क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको पास्कल भी कहते हैं, इसलिए आप इसकी जगह पर इसको पास्कल भी कहा जाता है इसके प्रेशर के एसआई यूनिट को, तो इसलिए आप इसको डिनोट PA से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रस्ट की। प्रेशर और थ्रस्ट में क्या लिंक है। जिस प्रकार हमने प्रेशर को फोर्स की टर्म में डिफाइन किया था, प्रेशर को हमने फोर्स की टर्म में डिफाइन किया था, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया। उसी तरह से प्रेशर को थ्रस्ट की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। हम प्रेशर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इससे हमें इतना क्लियर होता है थ्रस्ट एक तरह से फोर्स ही है, फिर भी इसका नेम अलग क्यों है, अब इसको समझते हैं। इसके डिफाइन हम इस तरह से लिख सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर परपेंडिकुलर लगाई जाती है, जैसे जब किसी फोर्स, जैसे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर मतलब मान लीजिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है और उस पर फोर्स हमने इस तरह नीचे की तरफ बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर लगाई है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो उस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स और थ्रस्ट एक तरह से मिलते जुलते नाम है। फोर्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइड है, वो किसी भी एंगल में हो सकती है, लेकिन अगर फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। तो इस तरह से फार्मूला क्या बन गया प्रेशर का, थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आपको कहने का मतलब दोबारा बताता हूँ, फोर्स तो आपको पता है कि जब किसी चीज़ पर पुश पुल या कोई उसकी डायरेक्शन मूव करने के लिए जो भी हम फोर्स जोर लगाते हैं फोर्स, लेकिन अगर फोर्स की एक टाइप हम उसको एक टाइप में क्लासीफाई कर लेते हैं कि अगर फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर ऐसे परपेंडिकुलर लगती है तो उसे हम थ्रस्ट कहेंगे। तो अगर फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है तो थ्रस्ट का एसआई यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन होगा। इसका एसआई यूनिट हम लिख सकते हैं न्यूटन। थ्रस्ट एंड प्रेशर के टॉपिक को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स, मतलब कि जिसमें हम
आपको बताएंगे कि ब्योंसी किसे कहा जाता है, बॉइंट फोर्स, या फिर अप थ्रस्ट फोर्स किसे कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि वाटर मग को, बाथिंग मग को, अगर कोई बाथिंग मग पानी से भरा हुआ है और अगर उसको हम उठाएं तो हम उसके वेट हमें खाली मग से तो ज़्यादा लगेगा, यानी कि वो मग हमें भारी लगेगा अगर वो पानी के साथ अच्छी तरह से भरा हुआ है। और लेकिन अगर इसी मग को हम किसी बकेट में, किसी बाल्टी में डुबोते हैं, बीच में इमर्स करते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि उसका वेट जैसे जैसे वो धीरे धीरे पानी के नीचे जाता है उसका वेट कम होता जाता है। और पानी के अंदर अगर वो भरे हुए मग को हम मूव करते हैं तो हमने नोटिस किया होगा कि उसका वेट हमें काफ़ी ज़्यादा कम महसूस होता है जितना कि बाहर महसूस हो रहा था। और इसी भरे हुए मग को अगर हम पानी से बाहर निकालते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि वो मग फिर से भारी हो जाता है। तो इस तरह से लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी फोर्स है जो कि पानी को द्वारा लगाई जा रही है, जो पानी द्वारा ऊपर की ओर अपवर्ड फोर्स लगाई जा रही है। कौन लगवा रहा है? पानी। और ये फोर्स केवल पानी द्वारा नहीं, किसी भी लिक्विड में अगर आप ऐसा करके देखते हैं, हम कुछ भी चीज़, कोई भारी चीज़ मान लो वाटर मग के अलावा अगर पानी के बीच में हम डुबोते हैं या किसी लिक्विड के बीच में, तो हमें उसका वेट कम महसूस होता है। और जैसे ही हम उस चीज़ को पानी से बाहर निकालते हैं तो हमने नोटिस किया है वो हमें पहले से भारी महसूस होने लग जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को हम कुछ इस तरह से भी क्लियर कर सकते हैं, अगर हम इसको स्प्रिंग बैलेंस से उस चीज़ का वेट भी करें। अगर हम एक स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ हम किसी सॉलिड या कह लो किसी मेटल पीस को हमने लटका दिया स्प्रिंग बैलेंस के साथ, जो कि उसको साथ साथ मापेगा भी। और इस स्प्रिंग बैलेंस में हमने जो वेट लटकाया मान लीजिए वो 200 ग्राम है, और हम एक भरी हुई पानी की बाल्टी के ऊपर उसको लटका कर पकड़ते हैं। अभी वो पानी के बाहर है तो उसका वेट कितना होगा? 200 ग्राम। और जैसे ही वो वाटर के सरफेस से टच करते हैं, थोड़ा सा पानी के अंदर उसे भेजते हैं, तो हम नोटिस करेंगे जो स्प्रिंग बैलेंस में जो वेट होगा वो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, यानी कि वो कितना हो गया? 180 ग्राम हो गया। और अगर इसको हमने थोड़ा सा और अंदर किया तीसरे केस में, तो हम नोटिस करते हैं पहले था 200 से 180 हुआ था, अब 160 हो गया। और जब हमने इसका पूरा डुबो दिया तो इसका वेट और कम हो गया, अब इसका वेट कितना है? 140 ग्राम। यानी कि पहले केस में 200 ग्राम था, फिर हमने जब थोड़ा सा डुबोया तो ये 180 ग्राम रह गया, और डुबोया तो ये हो गया 160 ग्राम, और पूरा डुबो दिया 140 ग्राम। इसका मतलब जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट पानी के बीच में जाता है तो उसके वेट में कमी आती है। जब पूरा डिप कर देते हैं तो फिर उसका वेट कांस्टेंट हो जाता है, स्प्रिंग बैलेंस से उसका वेट उतना ही नोटिस होगा, 140। ऐसा आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो इससे इतना क्लियर होता है कि पानी के द्वारा भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाई जाती है। एक्चुअली ये जो फोर्स होती है यह पानी के द्वारा केवल अपवर्ड नहीं, चारों तरफ से लगाई जाती है। जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर में होता है, पूरा डिप वाटर में है, तो उसको लेफ़्ट साइड से, उसके राइट साइड से, उसको नीचे से अपवर्ड, उसको ऊपर से डाउनवर्ड, चारों तरफ से फोर्स लगती है। लेकिन जो अपवर्ड फोर्स है वह बाकी फोर्स से ज़्यादा काम करती है, जिससे कि वो चीज़ हमें हल्की महसूस होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं एवरी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है, एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। यानी कि प्रत्येक लिक्विड जिसमें कि किसी चीज़ को हम डुबोते हैं, किसी चीज़ को पानी में डालते हैं या लिक्विड में डालते हैं, वह लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड फोर्स लगाता है। और द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बायोंसी। और ये जो उसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड की अपवर्ड फोर्स लगाने की ऑब्जेक्ट पर, जो उसके लिक्विड के बीच में है, उसे हम बायोंसी कहते हैं। अब इसके हम कुछ टेक्निकल पॉइंट करते हैं। हाँ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बायोंसी। कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बायोंसी फोर्स भी ज़्यादा होगी, और अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कम होता है तो बायोंसी फोर्स भी कम होगी। ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा टॉपिक हम करते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड में कितनी ज़्यादा, कितना गाढ़ा है, कितनी डेंसिटी है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोंसी होती है। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो बायोंसी फोर्स भी ज़्यादा होगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तीसरे नंबर पर हमारा आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बायोन्सी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिस प्लैनेट पर ज़्यादा होगी वहाँ बायोन्सी फोर्स भी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है बायोन्सी भी कम होगी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपको पता है कि अर्थ और मून की बात करें तो अर्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़्यादा है, और मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ की होगी वो कम है। इसलिए अर्थ पर ये बायोन्सी ज़्यादा होगी और मून पर जो बायोन्सी है यानी कि अपवर्ड फोर्स है वो कम होगी। इस तरह से आप समझ गए कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, लिक्विड की जो डेंसिटी होगी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बायोन्सी के, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फोर्थ नंबर पर हम करेंगे टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। जो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जो होता है वह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बायोन्सी के। पहले 3 टॉपिक डायरेक्टली थे, और ये फोर्थ नंबर पर जो है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बायोन्सी के। ये कैसे है इसको भी समझते हैं। टेम्परेचर अगर किसी का बढ़ा दिया जाता है, अगर हम किसी लिक्विड को मान लो वाटर को गर्म करते हैं तो हम नोटिस करेंगे, हमें पता होता है जब भी किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, वो दूर दूर चले जाते हैं। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो गैप बढ़ जाएगा जिससे कि बायोन्सी फोर्स उसकी कम हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जो होगा वह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बायोन्सी के। इस तरह से आप इसकी डिफाइन भी लिख सकते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बायोंट फोर्स। तो एक तरह से जो अपवर्ड फोर्स होती है उनसे ही लिक्विड की हम बायोंट फोर्स कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट उसके बीच में इमर्स्ड होता है। और इस फोर्स को हम बायोंट फोर्स के अलावा अपथ्रस्ट भी कहते हैं। द बायोंट फोर्स इज़ आल्सो नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स। और इस फोर्स का बेनिफिट भी हमें बहुत है। इसी फोर्स के कारण हम वाटर में स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। इसके अलावा जो वाटर में वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे शिप वगैरह, कश्तियाँ वगैरह, बोट्स इसी के कारण चलती हैं, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स के कारण जो शिप होती हैं, बोट्स होती हैं वो पानी के बीच में डूबती नहीं हैं, ऊपर ही रहती हैं। क्योंकि जो बायोंट फोर्स होती है वह जो भारी ऑब्जेक्ट को भी हल्का बना देती है। बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स को एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स के टॉपिक को आगे अच्छी तरह से डिफाइन करता है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। हम देखते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में ड्रॉप किया जाता है, वाटर में उसे इमर्स्ड किया जाता है, पानी में डुबोया जाता है या किसी लिक्विड में डुबोया जाता है, तो उतना ही उसका जो वाटर लेवल होता है वो ऊंचा हो जाता है। ठीक है, चाहे कह लो, क्योंकि जबकि ऑब्जेक्ट पानी में हम डिप करते हैं, पानी में डालते हैं, तो उसे बीच में जाने के लिए वो कुछ ना कुछ स्पेस तो कवर करता है ना, कुछ ना कुछ वो स्पेस कवर करेगा, तो उसके बदले पानी को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। अगर पानी थोड़ा पीछे हटता है उसको स्पेस देने के लिए, तो पानी का लेवल उस कंटेनर में बढ़ जाता है। कहने का मतलब वाटर को डिस्प्लेस करेगा। जैसे हम इस स्टोन को, जैसे ही स्टोन को बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि जो वाटर का लेवल होगा जितना भी होगा, ठीक है, और जब हम उस स्टोन को वाटर के अंदर डालते हैं, जब मान लो इस पीस को, मान लीजिए आयरन पीस है, इसको हम डालेंगे बीच में, तो हम देखेंगे कुछ ना कुछ लेवल वाटर का ऊपर हो जाता है। तो आर्किमिडीज ने इसी के बारे में हमें बताया था। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शली इन ए फ्लूइड, जब किसी बॉडी को हम आधा या पूरी तरह से पानी में इमर्स कर दे, डुबो देते हैं, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, तो वो अपवर्ड फोर्स बॉडी फील करती है, डैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। और ये उतना ही होती है अपवर्ड फोर्स जितना कि वाटर डिस्प्लेस होता है। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट जितना वाटर डिस्प्लेस करता है, जितने वेट का वाटर डिस्प्लेस करता है, उतना ही उसी अपवर्ड फोर्स फील होती है, जिसे हम बायोंट फोर्स भी कहते हैं। जो इससे पहले वाली वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको हम एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ क्लियर करते हैं कि किस तरह से वाटर डिस्प्लेस होता है, किस तरह से
जो अपवर्ड फोर्स होती है इक्वल होती है वाटर डिस्प्लेस के, या वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने एक आयरन बार को, एक लोहे के टुकड़े को बांध दिया, और इसका जो वेट जो नोटिस होता है वो कितना होता है 500 ग्राम, यानी कि इसका वेट है जब पानी से बाहर है तो स्प्रिंग बैलेंस ने इसका वेट बताया 500 ग्राम। और जैसे ही हम इस स्प्रिंग बैलेंस से लटके हुए बार को पानी के बीच में इमर्स करते हैं तो हम नोटिस क्या करेंगे, इसके वेट में कमी आएगी। इसका वेट हम नोटिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इसका वेट है 500 ग्राम से कितना रह गया 300 ग्राम। तो अगर इसका वेट 300 ग्राम रह गया तो किसके कारण ये रहा है, क्योंकि वाटर ने अपवर्ड फोर्स लगाई, कुछ फोर्स यानी कि पानी ने समझो इसको उठाया हुआ है, जिसे हम अपवर्ड फोर्स या बियॉन्ड फोर्स भी कहते हैं, बायॉन्ट फोर्स। अब बायॉन्ट फोर्स कितनी होगी, अगर पहले इसका मास था 500 ग्राम, जब ये पानी से बाहर था तो हमने मेज़र किया था 500 ग्राम, जब पानी के बीच में ये गया हमने नोटिस किया इसका वेट हो गया 300 ग्राम। तो इसके वेट में कितनी कमी आई, 500 ग्राम माइनस 300 ग्राम, तो नोटिस करें तो इसके वेट में कमी आ गई 200 ग्राम की। और ये 200 ग्राम वाटर को डिस्प्लेस करेगा। 200 जितना बॉइंट फोर्स होती है उतना ही वाटर डिस्प्लेस होता है, उतने ही वेट का। और ये रूल फुली इमर्स्ड या फिर पार्शियली इमर्स्ड दोनों पर अप्लाई होता है। अभी हमने ये टॉपिक आपको क्लियर किया है फुली इमर्स्ड के साथ, कि जब फुली चीज़ पूरी तरह से पानी के बीच में चली जाती है। और अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मोर होगा बॉइंट फोर्स से, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था 500 ग्राम उसका वेट था, बॉइंट फोर्स थी 200 ग्राम, तो जो वाटर होता पूरी तरह से पानी के, जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में पूरी तरह से चला जाता है, अंदर पूरी तरह से इमर्स्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं कि जो बड़ी बड़ी शिप होती हैं वो पानी में डूबती क्यों नहीं, क्योंकि उनका तो वेट भी काफ़ी होता है। जबकि कुछ छोटा सा लोहे का टुकड़ा हम लें, चाहे वो 200 ग्राम का हो, 100 ग्राम का हो, 50 ग्राम का हो, अगर इसको रखें तो पानी के बिल्कुल बीच नीचे चला जाता है। लेकिन शिप तो इतनी भारी होती है वो पानी में क्यों नहीं डूबती, तो उसका रीज़न क्या होता है कि ये भी जो रूल होता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही काम करता है। क्योंकि शिप का जो आकार होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, दूसरा उसके अंदर एक तरह से एयर से भरी होती है, अंदर से खोखली होती है, होलो होती है। जबकि जो स्टोन हम आयरन के टुकड़े की बात कर रहे थे, लोहे के टुकड़े की बात कर रहे थे, वो पूरी तरह से सॉलिड होता है, इसलिए पानी में डूब जाता है। लेकिन शिप जो होती है वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं होती, वो बड़े आकार की होती है। एक तो रीज़न इसका ये है कि इसके अंदर होलो होता है, एयर होती है, जो एयर की डेंसिटी होती है पानी से कम होती है, जिसके कारण पहला रीज़न तो ये होगा शिप पानी के अंदर बिल्कुल नहीं जाती। सेकंड रीज़न है कि आप नोटिस करो तो शिप का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट तो पानी के अंदर होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो शिप का कुछ पार्ट्स, मान लीजिए जितना भी पार्ट्स है पानी के अंदर होता है, उतना ही पानी डिस्प्लेस होता है। ठीक है, आप समझ रहे होगे, कुछ ना कुछ तो वो भी पानी डिस्प्लेस करेगा। ये पार्शियली इमर्स्ड का टॉपिक आ गया। अभी पूरी चीज़ नहीं पानी के बीच में डूबी, कुछ हिस्सा पानी में, कुछ हिस्सा पानी के बाहर है ऑब्जेक्ट का। तो जितना भी पानी वो डिस्प्लेस करेगा उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हमें शिप के बारे में मालूम है। तो वो बहुत ज़्यादा पानी क्या करती है, डिस्प्लेस। और जितने वेट का वो पानी डिस्प्लेस करेगी उतने ही बॉइंट फोर्स उस पर काम करेगी, जो कि शिप को अपवर्ड उठाने में मदद करेगी। तो शिप को अगर वो बॉइंट फोर्स अपवर्ड फोर्स लगाती है जितना कि वो पानी डिस्प्लेस करता है, जिसके कारण शिप पानी के बीच में डूबती नहीं, वो पानी के ऊपर ही तैरती रहती है। और यही प्रिंसिपल कहता था कि बॉडी अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है जितना कि वो वाटर को डिस्प्लेस करती है, जितने वेट का वाटर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है और रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं, दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी वर्ड को पहले समझते हैं, काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी को क्लियर करने के लिए हम को उस टॉपिक को भी समझना होगा। जैसे ये स्कूल बॉयज़ है तो यहाँ पर सिंगल है, जितने भी एरिया में राइट साइड पर खड़ा है, तो ये जो बॉयज़ है एक है, और इस तरफ देखें तो एक से ज़्यादा बॉयज़ खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि जो राइट साइड पर हम कहेंगे डेंस एरिया कम है और ये ज़्यादा डेंस है, मतलब ज़्यादा घना एरिया, ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी में बॉयज़ खड़े हैं, ज़्यादा है। तो उसी तरह से डेंसिटी भी हमें ये बताती है कि जितने वॉल्यूम में अगर मास ज़्यादा है तो वो हाई डेंसिटी वाला एरिया होगा, और जहाँ पर कम है मास, जितने वॉल्यूम के साथ रिलेशन होता है
वो कम डेंस है। तो हम कह सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आपको पता भी होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। और इसका अगर ऐसे यूनिट की बात करें तो वो होता है केजी पर मीटर क्यूब। ये ऐसे यूनिट भी आप इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हो। मास का कितना ऐसे यूनिट होता है, मास का ऐसे यूनिट केजी होता है। और केजी के अपॉन में क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का कितना होता है ऐसे यूनिट, मीटर क्यूब। इस तरह से डेंसिटी का जो ऐसे यूनिट बन गया केजी पर मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। कहने का मतलब, एक तो हमने डेंसिटी लेनी है किसी सब्सटेंस की और दूसरा वाटर की, और उन दोनों का जो आपस में रिलेशन होगा, उन दोनों को जब डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा उसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। जैसे हम आयरन और वाटर की डेंसिटी चेक कर रहे हैं, तो जो आयरन का ब्लॉक होगा उसका वॉल्यूम अलग से निकाल कर उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम आयरन का अलग से और वाटर का अलग से, जितना भी वाटर हम ले रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम। और दोनों को जब डिवाइड करेंगे, दोनों के आंसर्स को, डेंसिटी ऑफ मान लो आयरन और डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी आयरन की। यहाँ पर लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल से क्लियर करते हैं, मान लीजिए हम एक आयरन ब्लॉक ले लिया जो कि कबर्ड शेप में है, और दूसरी तरफ उतने ही वॉल्यूम का अगर हम वाटर ले लेते हैं, और हम ये मानते हैं कि दोनों का जो वॉल्यूम है सेम है, शेप चाहे उनकी अलग हो सकती है, वॉल्यूम सेम की बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम सेम। ठीक है, आपने याद रखना कि वॉल्यूम दोनों का सेम है, शेप चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनके मास में अलग अलग है। मान लीजिए इसका मास है 10 kg और इसका जो मास है वो है 2 kg। अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है तो इनकी हमें डेंसिटी निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम। मास ऑफ सब्सटेंस जो कि हमने आयरन को मान लिया, और मास अपॉन वाटर, दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन। ये तो अपने याद रखना केस था कि अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो। वैसे अगर दो चीज़ों की हमें अलग से डेंसिटी ही गिवन है, मतलब क्वेश्चन आपको आता है डेंसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की 4 kg पर मीटर क्यूब, 4 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर है 2 kg पर मीटर क्यूब। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 4 kg और डेंसिटी ऑफ वाटर हम फिल करेंगे 2 kg, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो इस केस में आप नोटिस करोगे जो इन दोनों की ऐसे यूनिट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर ओनली 2 आएगा जो यूनिट लेस होगा। तो आपने याद रखना इस टॉपिक में कि डेंसिटी का यूनिट तो है केजी पर मीटर पर क्यूब, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता, क्योंकि उसका यूनिट, क्योंकि दोनों के डेंसिटी डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, तो डेंसिटी का यूनिट डेंसिटी के ऐसे यूनिट से कट कर जाता है और सिंपल आंसर आता है हमारा नंबर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।